Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter that is atomic structure. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कम से कम एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा, जेई हो या नीट हो, दोनों में ऑन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चन होते हैं। जेई एडवांस की बात करें तो वहां पे भी अपन से इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अगर सबसे पहले बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते क्या है, ठीक है, जैसे कि आज का लेक्चर तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट ओवरऑल यहाँ पे एक आइडिया दे देते हैं क्या कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया होगा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, तो उसका एक बेसिक सा क्लिक कर रहा है, अच्छा रदरफोर्ड मॉडल, गोइलफोल एक्सपेरिमेंट का कुछ वो था, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। और इन थ्योरीज में अपने को देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है, और इसी को बोलेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट। जैसे कि कई सारे मॉडल्स ऐसे अपन पढ़ेंगे, जैसे कि जे थॉमसन मॉडल आज हो सकता है आज ही कवर कर ले अपन, तो वहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि कुछ थ्योरीज या जो कुछ मॉडल्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं उसमें कुछ वैलिड है या उसका कुछ पार्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो उस इनवैलिड पार्ट को अदर साइंटिस्ट ने क्या किया, करेक्ट किया है, और उसी को क्या किया, अपडेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे अपने को डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे स्टडी करने, और कहीं ना कहीं सभी मॉडल्स हमें बताएगा कि एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है ना। एटम में आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो उसी को अपन 1 by 1 यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट यहाँ पे एटम के बारे में हमें सभी को पता है कि एटम में जनरली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो किसी भी एटम को आप रिप्रेजेंट करते हो केमिस्ट्री में इसकी तरह से, जैसे कि हमारा x तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है उसका एटॉमिक मास। सो z represents what students, z represents the atomic number of the element। किसी भी हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x से, x का यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट, z हो गया उसमें एटॉमिक नंबर, a हो गया उसका एटॉमिक मास, a हो गया उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। अच्छा, हम सभी को ये बात पता है कि जो एटम है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। फिलहाल की अगर बात करें रिसेंटली जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा भी हम क्या देख रहे हैं, दूसरे पार्टिकल भी बात करते हैं ना, जैसे कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो करंटली रिसर्च चल रहा है वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही चल रहे हैं, ठीक है, ऑनगोइंग जो रिसर्च है, ठीक है। बट फिलहाल अभी यहीं पे फोकस रखते हैं कि हमने एटम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका डिस्कवरी कैसे होता है, क्या होता है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ पार्ट यहाँ पे अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप x से, z हो गया उसमें एटॉमिक नंबर, a हो गया उसका एटॉमिक मास। अब हमारे पास बात है क्या कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या कि जो एटॉमिक नंबर z होता है वही उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडीशन यहाँ पे है कि उस एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अगर चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर हमारे पास एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये तो नंबर निकालना है, समझ के अपन प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा आप न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं अपन, दिस माइनस दिस, a माइनस z अगर आप कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है 6 से 12, हमारे पास एलिमेंट है क्या 6 से 12, आपसे पूछा इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर लिखा है, तो ये हमारा एलिमेंट तो कौन सा हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। अच्छा, 6 तो क्या हो गया इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये मैंने बात बोली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं आप इस तरह से, C-2 है, O-2 है, तो ये इनके बताएंगे बच्चा चार्ज, -2 भी हो सकता है, प्लस भी चार्ज हो सकता है, इस तरह से। तो कोई भी अगर चार्ज नहीं है, जैसे कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, 12 - 6 क्या आ गया मेरे पास 6,
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन एटम जो बना है वो किससे बना है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक यहाँ पे सच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि सर प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, सर प्रोटॉन होते कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, वही अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मॉडल्स गिवन है उसमें स्टडी करते हैं डिटेल में। बट फिलहाल एक इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर पाए या किसी भी एलिमेंट को अपन देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, और इससे रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे हम सीख गए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं अपन 8O16, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो ऑक्सीजन के एटम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 8, ये जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे स्टूडेंट, 16 - 8 दैट इज 8। तो 8 इसमें प्रोटॉन, 8 इसमें इलेक्ट्रॉन और 8 इसमें क्या हो गए स्टूडेंट, न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स। फर्स्ट मेरे पास वर्ड है क्या, आइसोटॉप। तो आइसोटॉप में याद रखना है क्या कि हमारे पास सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, Z तो होगा सेम, बट जो एटॉमिक मास है वो क्या है, अगर डिफरेंट है किसी एक एलिमेंट का, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या, एक एलिमेंट है और एटॉमिक मास क्या है उसका डिफरेंट है, तो उस को एक से ज्यादा एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोटॉप बोलेंगे। जैसे C612 और C614। ठीक है, अच्छा ये दोनों को हम एक दूसरे का क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटॉप बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो एटम्स हैं वो आइसोटॉप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है क्या, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे देखो Z की वैल्यू इसके लिए भी कितनी है 6, इसके लिए भी कितनी है 6। यहाँ पे एटॉमिक मास इसका कितना है 12 और इसका एटॉमिक मास क्या है 14। ठीक है, तो याद रखेंगे दो एटम को आप आइसोटॉप एक दूसरे का बोलोगे अगर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ये हो गया हमारे पास आइसोटॉप्स। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड होता है क्या स्टूडेंट, आइसोटॉप्स के बाद आइसोटन्स और आइसोबार पहले ले लेते हैं। आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो Z तो क्या है, डिफरेंट है। Z तो क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है, बट जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 19K40 और 20Ca40। देखो ये तो पोटेशियम का हमने एटम लिखा है और ये हमने कौन सा एटम लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम का। ठीक है, अच्छा पोटेशियम में देखो जो एटॉमिक मास है 40 और कैल्शियम में भी एटॉमिक मास कितना है 40। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं, बट दोनों एटम का मास क्या है, एटॉमिक मास उनका सेम है। तो इन दोनों एटम्स को अपन क्या बोलेंगे, एक दूसरे का आइसोबार ये रिलेशन रखते हैं। बट बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी सा। एग्जाम में देख लो आप, नीट में या जेई में दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं कि आपके पास 3-4 कंपाउंड गिवन है, बोला है कि ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स है कि आइसोबार है। तो समझ गए कैसे निकालेंगे। आइसोबार कब बोलोगे, जब उनका एटॉमिक मास क्या हो, सेम। आइसोटॉप्स कब बोलेंगे, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम। एक और थर्ड वर्ड इसमें यूज करते हैं आइसोटन्स। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट इसमें, आइसोटन्स। आइसोटन्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अगर सेम है तो उनको एक दूसरे का क्या बोलेंगे अपन, आइसोटन्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7N14 एंड 8O16 15। जो है हमारे पास दो एलिमेंट है, सब्सटेंस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का ये आइसोटॉप है, ऑक्सीजन का ये आइसोटॉप है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना अपन सीखे थे। जो फर्स्ट स्लाइड अपन यहाँ पे देखा है रिप्रेजेंटेशन में कि किस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करते हो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, 14 - 7 कितना आ गया 7। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 15 - 8 तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7। तो ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटन्स। तो हम यहाँ पे समझ गए कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटन्स क्या होता है। बहुत इजी सा टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक
ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उन स्पीशीज को बोलेंगे जहां पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन हमेशा E माइनस से, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो अगर सेम हो तो उन स्पीशीज को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं F माइनस 1 Ne Na+1 Mg+2 Al+3। देखो बच्चा, आप सभी को इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सबसे पहली बात, जो कि मैं पिछले चैप्टर में बोल चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, कि 1 से लेकर 30 तक तो जितने में हमारे पास एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरीन का आपको सबको एटॉमिक नंबर पता है, और वो कितना होता है सब स्टूडेंट 9। इसका कितना होता है, नियोन का 10, सोडियम का होता है 11, और इसका कितना होता है 12, और इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। पहली बात। अच्छा, आज अभी मैंने एक बात बोली थी क्या, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में नंबर फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9, नियोन में कितने होंगे 10, सोडियम में 11, और मैग्नीशियम में 12, और एल्यूमिनियम में कितने 3। ये कब होंगे, ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होता है, इफ देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, अच्छा आपको ये बात तो पता होगी कभी भी कि जब हमारे पास स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बात आती है, नहीं पता तो याद रखेंगे आपसे कि हमारे पास मान लो एक सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इनिशियली यहाँ पे देखो बात करते हैं, इसके बाद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो तो कितने थे स्टूडेंट, इनिशियली भी 11, बाद में भी 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इवन रहेंगे। बट जैसे इसने एक +1 का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट, लूज कर दिया। तो शुरू में हमारे पास 11 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, पर बाद में कितने रह गए, 10 ही रह गए। तो प्लस चार्ज रिप्रेजेंट करेगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए हैं। या दूसरा, अगर हमारे पास स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमारे पास स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, या सॉरी हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी स्पीशीज है X है, अगर X ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उस पे कितना चार्ज आएगा, X-2। तो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, -1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, -2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। उसी तरह से प्लस चार्ज रिप्रेजेंट किया करेगा इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देख लो, यहाँ पे हमसे पूछा गया था क्या, कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं गिवन स्पीशीज में। तो जो अगर इन पे कोई चार्ज नहीं होता तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता, पहली बात। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इन पे चार्ज है, तो अब आपको कमेंट करना है, यहाँ पे बोलो फ्लोरीन पे इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9। -1 क्या रिप्रेजेंट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो आफ्टर द चार्ज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, आफ्टर द चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 9 + 1 दैट इज 10। इसमें बोलो कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो इसमें शुरू में भी 10 थे, बाद में भी 10 रहेंगे। देखो सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 + 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो 11 - 1 कितना हो गया बच्चा, बोलो 10। Mg पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो 12 - 2 कितना होगा, बोलो 10, और 13 - 3 +3 चार्ज है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 13 में से 3 हटा दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10। तो यहाँ पे देखो इन स्पीशीज में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इन सभी स्पीशीज को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, है ना, सबसे ज्यादा इससे पूछा हुआ है। आइसोटॉप्स, आइसोबार, है ना, आइसोटर्न और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है कि कोई भी हमारे पास एटम है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, उसको किस तरह से अपन यहाँ पे देखते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब बेसिकली बात करें तो एटॉमिक डिफरेंट अपने को थ्योरीज पढ़ना है, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटम में जो हम इलेक्ट्रॉन्स है या जो प्रोटॉन्स है,
ठीक है, या जो न्यूट्रॉन्स है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कैथोड रे में देखो आप एक सेटअप देख लेते हैं, फिर इसके कुछ पॉइंट्स बात करेंगे। हमारे पास एक आपने कैथोड ट्यूब लिया है, उसी ट्यूब को आप क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब बोल रहे हैं। इसमें कोई हमने गैस फिल कर दिया है बहुत ही लो प्रेशर पे। अच्छा, कैथोड रे एक्चुअली जो पुराने घर नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तो हमारे पास डिफरेंट एलईडी एलसीडी वाले टीवी आ गए हैं। इससे पहले एक बड़े से साइज वाले टीवी होते थे, है ना, सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एटलीस्ट किसी के घर में अभी भी होगा अभी से शायद से, ठीक है। तो जो बड़ी साइज का ये जो टीवी होते थे, ठीक है, तो इसमें जो ट्यूब पीछे वो जो ट्यूब लगा होता है वही एक तरह का है कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो बेसिक सेटअप होगा कैथोड रे ट्यूब का, तो हमारे पास एक ट्यूब है, उसको बोला है कैथोड रे ट्यूब। पहली बात, इस ट्यूब में हमने क्या फिल कर दिया है, गैस फिल कर दिया है, और वहां पे टेम्परेचर सॉरी जो प्रेशर है काफी कम है, बहुत ही कम प्रेशर होता है, ठीक है। वैक्यूम पंप लगा के आपने क्या कर दिया, इसमें से गैस को बाहर निकाल दिया, तो वहां पे गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, काफी कम, ठीक है। अच्छा, इस ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक को बोला है आपने कैथोड और एक को बोला है क्या स्टूडेंट, एनोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे -1 चार्ज, माइनस चार्ज, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। इस कैथोड और एनोड को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है किसी हाई वोल्टेज जनरेटर से, है ना। इसका वोल्टेज 10,000 वोल्टेज के आसपास होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, डेटा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। अब हमने क्या किया, जैसे ही इस बैटरी को यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई स्विच रहा होगा, तो जैसे इसको ऑन किया तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, कि हमारे पास जो गैस फिल है बहुत लो प्रेशर तो है ऑल्दो, बट जो भी हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उन पे क्या होगा स्टूडेंट, चार्ज डेवलप हो जाएगा, उन पे क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज सर क्यों डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, तो यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास जो भी एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उसकी सरफेस पे आगे काइंड ऑफ, ठीक है। तो उस पे क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच। अब ये साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं है कि इस तरह से चार्ज डेवलप हुआ है। उन्होंने तो सिंपली क्या किया, एक ट्यूब लिया, उसमें कोई वैक्यूम पंप लगा के बहुत कम प्रेशर कर दिया और उस बैटरी को ऑन कर दिया। तो वो क्या देखते हैं, पहले उनका ऑब्जर्वेशन बता देता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो क्या देखते हैं स्टूडेंट, कि हम इसके पीछे आपने क्या लगाया, यहाँ पे ये ट्यूब के पीछे यहाँ पे एक सब्सटेंस अपन ने लगा रखा है, फ्लोरोसेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस सब्सटेंस में जैसे इस बैटरी को ऑन किया तो यहाँ पे उनको क्या देखने को मिला, एक ग्लो देखने को मिला। उनको क्या देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ग्रीन ग्लो, इस पर्टिकुलर रीजन में एनोड के पीछे। तो साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ पॉइंट सजेस्ट किए, क्या सजेस्ट किए उन्होंने। अच्छा, ये बात सभी को पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो कैथोड है उस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमें ग्लो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल आए होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स आए होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो कैथोड से कुछ चार्ज जो नेगेटिव, जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनका क्या हुआ, वो रिपेल हुए और वो इधर बढ़ते हुए इस एनोड के पीछे वाला जो आपने वो पेंट किया हुआ है वहां पे ग्लो दिख रहा है। तो ग्लो क्यों दिख रहा है, यानी कि इस पेंट पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको हिट कर रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला गया इनको, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे साइंटिस्ट ने आगे बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, कैसे, क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि सबको पता है कि सेम चार्ज अपोजिट ईच अदर। अब कैथोड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन पार्टिकल्स पे भी कौन सा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम ऐसे बात कर रहे थे, वैक्यूम पंप लगा के इसमें लो प्रेशर पे गैस रखा, जैसे इसको ऑन किया तो हमें यहाँ पे स्ट्राइक दिख रही है, ग्रीन ग्लो दिख रहा है। तो ग्लो का तो रीजन बता दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक स्मॉल फेम टाइप से स्ट्रक्चर रख दिया, ठीक है, इसी ट्यूब के बीच में। तो इसमें क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। इसमें क्या होता है, रोटेशन होने लगता है इसके ब्लेड में। जैसे कि हमारे पास ये कोई फैन का ब्लेड है, अब इसको अगर रोटेट करना है तो यहाँ पे मेरे को हिट करना पड़ेगा, तो ही तो रोटेट होगा ना, समझ पा रहे क्या। तो यहाँ पे अगर इस फैन की ब्लेड में रोटेशन पॉसिबल है तो साइंटिस्ट फर्दर कमेंट करते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल था जिनको अपन इलेक्ट्रॉन बोला है, उसमें कुछ मास भी रहा होगा, उसमें क्या है, कुछ मास भी रहा होगा।
क्योंकि ये फैन का जो ब्लेड है तब तक रोटेट नहीं होगा जब तक इसको अपन स्ट्राइक नहीं करते, हिट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है, कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पहली बात। दूसरा, इस फैन की ब्लेड को रोटेट कर रहे हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन पे क्या रहा होगा, कुछ मास भी रहा होगा। तीसरा, अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, अपने को डेविएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में अपने को क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक। सो दीज आर दी सर्टेन ऑब्जर्वेशन ऑन दी व्हाट स्टूडेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं क्या कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हुआ है उसमें चार्ज बाय मास रेशियो कितना होगा, चार्ज बाय मास रेशियो कितना होगा, Q बाय। तो चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो एक टेबल की फॉर्म में याद रख लेंगे अपन, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, ये भी एक टेबल की फॉर्म में याद रख लेंगे अपन, फिलहाल याद रख लेंगे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, और चार्ज कितना, इतना। तो हमसे क्या पूछा जाता है, और ये याद भी रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12th स्टैंडर्ड के पे, क्या कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है, तो चार्ज बाय मास रेशियो रहेगा ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, भले ही यहाँ पे आप कोई भी गैस फिल कर दो। क्यों? क्योंकि मान लिया आपने एक बार हीलियम गैस लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है क्या वो चेंज होगा क्या, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है क्या वो चेंज होगा क्या, नहीं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, द चार्ज बाय मास रेशियो ऑन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज कांस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। बात कर लेते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिस्कवरी होता है किसका, प्रोटॉन का। तो फर्स्ट हमारे पास डिस्कवरी हो चुका है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वो रेस एक्चुअली कैथोड से हम ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैथोड ने कुछ रेस को वहां पे क्या किया, ओरिजिन हो रहा है, तो इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को अपन ने क्या बोल दिया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और वहां पे डिस्कवरी होगी अपने इलेक्ट्रॉन की। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में भी कुछ खास पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अब पिछली बार हमने क्या किया था, एनोड के पीछे कोटिंग किया था फ्लोरोसेंस मटेरियल का। फ्लोरोसेंस मटेरियल ऐसे मटेरियल है जिसपे अगर आपने स्ट्राइक किया कुछ पार्टिकल, तो वहां पे क्या दिख रहा है, ग्लो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस बार हमने क्या कर दिया, इस बार कैथोड के परफोरेटेड कैथोड अपन ने लिया, क्या लिया मैंने, परफोरेटेड, मतलब इस कैथोड में कुछ छेद है, अब उसके पीछे मैंने यहाँ पे कोटिंग कर दिया इस बार, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा सेम है, हमने एक ट्यूब लिया, इस बार इसको कैथोड रे ट्यूब की जगह एनोड रे ट्यूब बोल देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अपन ने चेंज किया है। ये यहाँ पे अपन ने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, मतलब इस कैथोड में क्या है, कुछ पिन होल्स हैं, पहली बात। अब इसके पीछे आपने क्या कर दिया, वही फ्लोरेसेंस मटेरियल का क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया है। अब जैसे ही इस बैटरी को अपन ने ऑन किया, तो यहाँ पे मेरे को ग्लो दिख रहा है, इस बार कैसा ग्लो दिख रहा है मेरे को, रेड ग्लो। कैसा ग्लो देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, रेड कलर का ग्लो दिख रहा है। अच्छा, अब ये रेड ग्लो दिख रहा है, यानी कि फिर साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा इस बार जो एनोड से कुछ पार्टिकल का इमिशन हुआ है जो कि यहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं, तो इन रेस को क्या बोला, एनोड रेस बोला, ठीक है। दूसरी बात, एनोड रेस पे जो पार्टिकल्स उस पे कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है स्टूडेंट, पॉजिटिव। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कौन होगा, अब ये बात भी सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से कौन रिपेल होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड से रिपेल होंगे और इधर जाके इस को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जैसे यहाँ पे इस सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, रेड ग्लो। बाकी सभी पॉइंट यहाँ पे सेम है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या मैग्नेटिक फील्ड लगाएं थे, एनोड रेस के पास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे वैसे समझ भी सकते हैं आप, कैसे कि जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया स्टूडेंट, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक कॉपर का कॉइल रखा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पहले नॉर्मली सीधा यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर देते तो रेड ग्लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, बट जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाया तो इनके पास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन को आप समझ भी सकते हैं खुद की लैंग्वेज में, बोलो। दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और यहाँ से कौन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको अपन ने क्या बोला है, प्रोटॉन्स, या इनको क्या बोल रहे हैं आप, एनोड रेस पार्टिकल्स।
तो इन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो जाना था इनके स्टेट, बट जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनका पाथ क्या होता है, वेरी करेगा, और इस केस में ये यहाँ पे जाके हिट करेंगे इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो इनका पाथ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी डिफ्लेक्शन के बेसिस पे अगेन हम बता सकते हैं कि इन पे शॉर्ट अभी तो फिक्स हो गया, इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही है, और इन पार्टिकल्स को ये अपन ने क्या बोला है स्टूडेंट, प्रोटॉन्स बोला है। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को याद रखनी है कौन सी बात है कि जो एनोड रे जो ट्यूब है उसमें जो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू, उसमें जो चार्ज बाय मास है Q बाय M, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, वेरिएबल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन पे तो चार्ज रख दिया अपन ने, बट मास यहाँ पे क्या है, अपन जो भी डिफरेंट गैसेस लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मास की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसका मास यहाँ पे नीचे कितना रखेंगे 2, हीलियम है तो कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रखी, बट मास की वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे। अच्छा, सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन गैस का, सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन गैस का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू सबसे कम, तो Q बाय M की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हमसे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज बाय मास रेशियो, कैथोड रे में तो फिक्स था क्योंकि वहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों फिक्स होते हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट में चार्ज बाय मास की वैल्यू, Q बाय M की वैल्यू, ठीक है, Q बाय M की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या होगी, कम। सबसे कम मास किसका होता है, हीलियम का, सॉरी हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, इस तरह से। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या होगी, कम। और यही एक रीजन है कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो चार्ज बाय मास की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स हो गए अबाउट दी कैथोड रे एंड एनोड रे। अच्छा देखो यहाँ पे स्टूडेंट, फाइनली अपन बात करते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे और एक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है। जो चैडविक है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे, तो वहां पे डिस्कवरी होता है किसका, न्यूट्रॉन का। उसका यहाँ पे अपने को एक्सपेरिमेंट भी इस तरह से सच नहीं इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी याद रखने वाली कौन सी बात है, ये वाली पर्टिकुलर टेबल, कि हमारे पास जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बात करें इनके कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो कि हमने को याद भी रखने हैं थ्रू आउट द केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। तो यहाँ पे देखो एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे साइंटिस्ट को पता लगा था कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड रे में पता लग गया था नेगेटिव, वहां पे पाथ है डिफ्लेक्शन और एटसेट्रा। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, 0। इसलिए चार्ज कैसे पता लगेंगे वो एक्सपेरिमेंट में अपने को समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उनके पाथ में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। और ये तो अपने को बता भी था कि कैथोड से रिपेल हो रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज, एनोड से सॉरी अगर हमारे पास कैथोड से रिपेल हो रहे तो नेगेटिव चार्ज, और एनोड से रिपेल हो रहे तो कौन सा, पॉजिटिव चार्ज उस पे रहेगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। दूसरा बात करें यहाँ पे मास की, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10⁻24 या 27 किलोग्राम, ग्राम में लिख रहे फिलहाल। जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी सॉरी न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी इतना ही लगभग होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। इसको भी ग्राम में, किलोग्राम में लिख सकते हैं, -27 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम, into 10⁻27 किलोग्राम। तो कोई भी वैल्यू याद रखो, ये भी -27 किलोग्राम, ये भी -27 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, काफी कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में। और यही एक रीजन है कि इलेक्ट्रॉन के मास को अपन एटॉमिक मास में कंसिडर ही नहीं करते, उसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास देखो ना -31 किलोग्राम है, और यहाँ पे कितना है, -27 किलोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P से, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N से, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे स्टूडेंट, E-। ओके, सो यहाँ पे ये टेबल में आपको मास और चार्ज याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो वही बात है, कई सारे अपने को थ्योरीज पढ़नी है
ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन क्या बोलते हैं, जो एक्चुअली एटम वर्ड है, इस एटम वर्ड का मीनिंग क्या है बच्चा, तो एक एटम को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। जैसे कि क्या मीनिंग है, जैसे मान ले मेरे पास ये पेन है, इसको मैंने ब्रेक किया, तो ब्रेक किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उन पार्टिकल को फर्दर ब्रेक किया और छोटे छोटे पार्टिकल में, तो ऐसे ब्रेक करते रहे करते रहे ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां पे आप उसको फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। जैसे मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये पेन है, इसको मैंने तोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर इन पार्टिकल्स को और मैंने तोड़ा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल को और मैंने तोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स और तोड़ा, तो अभी आपको दिख ही नहीं रहा, मतलब बहुत माइन्यूट सा, एंड सो ऑन। तो एक लास्ट स्टेज पे अपन पहुंच जाए जहां पे उसको फर्दर आप तोड़ ही नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका डिस्ट्रक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो एटम वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स इज नोन एज व्हाट, एटम, ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। और वही थ्योरी जॉन डाल्टन भी देते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हर कुछ किससे बना हुआ है। जो मैटर की अपन बात करते हैं ना, तो आपने सुना भी होगा कि मैटर इज समथिंग व्हिच हैव द सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई सर्टेन वॉल्यूम। मैटर वो कुछ एंटिटी है जहां पे उसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम है। पेन देखो ना, इसका कुछ मास है, यस, इसका कुछ वॉल्यूम है। तो मैटर इज मेड ऑफ व्हाट, एटम, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। और एटम क्या होते हैं अपने आप में, इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। इनडिविजिबल मतलब इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम को साथ ही साथ आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑल एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कि हमारे पास कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये इसके बात कर रहे हैं अपन मेन पॉइंट्स, और ये याद भी रखना है आपको। थर्ड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन साइज एंड मास। ये बोल रहा है क्या, जैसे कि मैं इनको एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ ना साथ साथ। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, वो लास्ट हमारे पास ऐसे यूनिट है मैटर की जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, तोड़ नहीं सकते जिसको। दूसरा पॉइंट है ऑल एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे मैं मान लो मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास पूरे इंडिया में, पूरे अर्थ पे, सब जगह बात करें तो कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं जॉन डाल्टन। थर्ड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर वेरी इन साइज एंड मास। जैसे मेरे पास कार्बन है, एक बार नाइट्रोजन का एटम है, तो डिफरेंट एलिमेंट है, इनका मास क्या होगा और साइज डिफरेंट होगा। ये होता भी है, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, तो मास भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन, साइज नाइट्रोजन का क्या होता है, स्मॉल होता है, इसका बड़ा होता है। तो यस, ये बात तो करेक्ट है इसकी। थर्ड, कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस 3 डिफरेंट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कंपाउंड कैसे बनता है कि जब हमारे पास एटम आपस में कैसे कंबाइन हो, होल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन के कितने एटम कनेक्ट हुए, 2, तो बन गया हमारे पास एक कंपाउंड, ठीक है। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपस में मिले तो क्या बन गया, NH3। तो होल नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो आपस में जब एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, देयर होल नंबर, अ कंपाउंड आर फॉर्म। A chemical reaction result in the rearrangement of atom in a reactant and produce in a compound। कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो CH4O2 gives CO2 तो कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एटम्स का क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे समझ भी सकते हैं, एक कार्बन से कनेक्टेड थे 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हट गए, ऑक्सीजन लग गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके कुछ अपने को, ये पॉइंट तो ठीक है, ये याद भी रखना। और लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा भी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, जॉन डाल्टन थ्योरी से। फिलहाल हमें यहाँ पे बात याद रखनी क्या है, इसके बच्चे ड्रॉबैक्स, इसके क्या याद रखने अपने को, ड्रॉबैक। जैसे कि यहीं पे आप खुद से देखो ना, पहला पॉइंट ही बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है जॉन डाल्टन ने, कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है मैटर का जिसको आप फर्दर जिसको तोड़ नहीं सकते। बट हम तो जानते हैं, अभी अपन ने बात भी किया ना, कि एटम में तो क्या 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। ये क्या होते हैं 3, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि सर प्रोटॉन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिलहाल इतनी सी बात याद रखो क्या, कि एटम में हमें ये तो पता है कि एटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। अच्छा, तो ये फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट हो गया इनका। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल।
कि जैसे कि कार्बन है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी कार्बन के एटम होंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, नहीं। अभी आपने आप टॉपिक पढ़ा है क्या, आइसोटॉप्स। बोलो, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, C612 C614। तो देखो ना, हमारे पास एलिमेंट तो सेम ही है, कार्बन ही है, बट यहाँ पे उसके मास क्या है, डिफरेंट है। एक कार्बन में उसका मास कितना है 12, एक का कितना है 14 है, तो एटॉमिक मास ही डिफरेंट है। तो ये बात भी करेक्ट है क्या, नहीं। थर्ड देख लो, ऑल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन साइज एंड मास, नहीं। कुछ एटम ऐसे होते हैं डिफरेंट वाले भी जिनका मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, जिसको अपन ने बोला था क्या, आइसो बार्स। याद आ रहा है आपको, आइसो बार में देखा था अपन ने क्या, K19 40 और Ca40। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, बट दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है। तो थर्ड पॉइंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉबैक समझ, तो पहले तो डाल्टन थ्योरी याद रख लो, ड्रॉबैक अपने आप से कवर हो जाएंगे। और जो भी अपन ने, इसीलिए अपन ने पहले कवर कर लिया। जनरली जो एनसीईआरटी में हो सकता है या जो मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं, ये पार्ट पहले होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, बट यहाँ पे अपन ले रहे हैं। अभी क्यों इसको यहाँ पे लिया अपन ने, अब आपको समझ में आ गया कि हमें आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटन्स का पता है, तो यहाँ पे हम टेक्निकल आंसर भी कर सकते हैं। अभी समझ में आ रही बात, अच्छा। सो all the atom of cell element ही कवर कर चुके। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस बट इज नाउ नोन, और ये अपन कवर कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है आइसोटॉप्स वाला भी कवर कर चुके हैं, थर्ड भी अपन कवर कर चुके हैं। सो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि हमने सिर्फ ये पढ़ा है अभी तक कि एटम में क्या क्या एंटिटीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, उनका डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का, ठीक है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडल भी यहाँ पे देख लेते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग सा हमारे पास पार्ट स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्या इंटरेस्टिंग सा पार्ट बच्चा, कि इस पार्ट के बाद अपन यहाँ पे ये पढ़ेंगे क्या, कि किस तरह से विद टाइम के साथ साइंटिफिक डेवलप हुए एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने। तो फर्स्ट हमारे पास थ्योरी है दैट इज नोन एज व्हाट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग थॉमसन क्या बताते हैं कि जो एटम है वो किससे बना होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। पहली बात ये क्या बोलते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट होगा, तो जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, तो वो तो हो गया, इन्होंने क्या बोला कि वो रेड पार्ट जैसा तो पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि एक स्पेयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, एक स्पेयर हो गया। अब जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, उसको उन्होंने क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड रहेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, लाइक अ सीड, वो क्या रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे। तो यही हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल नोन एज व्हाट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बट क्या इस तरह से एटम और एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि, तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कि नहीं नहीं, एटम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे वाटरमेलन की तरह उनका अरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आपने इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी होगा, कौन सा, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। अल्फा पार्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है, एग्जाम में खास बात है, इससे भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बोलते हैं इनको हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज एंटिटी। अच्छा, फिलहाल देखो, हमने एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया और उसको हम पास कर रहे हैं एक गोल्ड फॉइल से। ठीक है, एक गोल्ड का आपने क्या लिया, फॉइल लिया, काफी एक थिन सा एक फॉइल होता है। अब जैसे ही इस अल्फा पार्टिकल को पास किया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लगा दिया है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कई बार तो हमें यहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहा है, कई बार कुछ केसेस में मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, और कुछ एक ऐसा केस होता है जहाँ पे मेरे को अल्फा पार्टिकल दिखता ही नहीं, मतलब वो बाउंस बैक हो गया। ठीक, तो इसके बेसिस पे देखना, यहाँ पे दोबारा से मैं इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। आपने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अब हमने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। तो गोल्ड फॉइल में से बच्चा मैंने उठा लिया एक एटम। ऑब्वियसली जो गोल्ड फॉइल है वो भी किससे बना हुआ है, कई सारे एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो इस गोल्ड फॉइल से क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स को हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक डिटेक्टिंग स्क्रीन। ठीक है, तो क्या होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट,
ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा स्ट्रेट निकल जाते हैं। जो आपने जो गोल्ड फॉइल लिया है, जो आपने क्या लिया है, गोल्ड फॉइल जो लिया है, उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट निकल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कि अपने पाथ से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली उनके पाथ में क्या आ जाएंगे, डेविएशन आ जाएंगे। कुछ उनके पाथ में क्या आ जाएगा, स्लाइटली डेविएशन आ गया, मतलब स्ट्रेट नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि गया, ये गया और उधर नहीं दिख रहा। उधर नहीं दिख रहा मतलब क्या, ये गया भी सही और वापस भी आ गया, ये इधर गया भी सही और वापस आ गया, यानी कि डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस अल्फा पार्टिकल के पोजीशन के बेसिस पे या इनके पाथ में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे रदरफोर्ड फाइनली कंक्लूड करते हैं क्या, कि ये जो गोल्ड फॉइल जिस एटम से बना हुआ है, जो गोल्ड फॉइल जिन एटम से बना हुआ है, उस एटम के सेंटर पे एक सॉलिड और हाई डेंसिटी एक रीजन रहा होगा। इस एटम के बीच में एक वेरी हाई डेंसिटी रीजन रहा होगा, और इस रीजन पे ऑब्वियसली कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होते क्या स्टूडेंट, अच्छा ये तो अपन समझ चुके ना। यहाँ पे मेरे को बता, इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, हीलियम, टू हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो आप बोलोगे सर दो तो प्रोटॉन, सर दो ही इलेक्ट्रॉन, सर दो ही न्यूट्रॉन, ठीक है, दो प्रोटॉन। अब मान ले हमने क्या बना लिया, हमारे पास है He+2, तो इससे यहाँ पे गए, तो यहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन। जीरो इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या, इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं स्टूडेंट, He+। हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं, अच्छा मैंने वर्ड बोल दिया गलती से, वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जो न्यूक्लियस फर्स्ट वर्ड है वो कौन देते हैं, रदरफोर्ड देते हैं। जो हाई डेंसिटी रीजन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियस फर्स्ट वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रदरफोर्ड। कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, उसमें एक हाई डेंसिटी रीजन होगा, उस हाई डेंसिटी रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन्हीं पॉजिटिव चार्ज रीजन में क्या क्या अवेलेबल होगा स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं, आज न्यूक्लियस बोलते हैं, ऑन द बिकॉज ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड फाइनली समराइज करते हैं कि कोई भी हमारे पास एटम है तो उसमें प्रोटॉन तो कहां पे होंगे, सेंटर पे होंगे। और अच्छा रदरफोर्ड टाइप पे ये भी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो रदरफोर्ड क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एटम में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे, और वो लगातार क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लगातार रोटेट करते रहेंगे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। दूसरी बात, एक्चुअली उन्होंने हाई डेंसिटी रीजन यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से तो निकल जाएंगे, मतलब क्या कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो अपने आप में क्या है, एम्प्टी। जो एटम का ये मोस्ट ऑफ द स्पेस है ये क्या है, एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जैसे हीलियम पार्टिकल यहाँ पे जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज स्पेस से क्या होगा, टकराएगा तो इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एकदम सेंटर पे गया, पॉजिटिव रिपल्शन होगा, बाउंस बैक होके वापस आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इस की वैल्यू काफी कम होती है बाउंस बैक वाले की, बट फिर भी कि कई सारे हमारे पास जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आपने बम्बार्ड किए, उसमें से बहुत एक कम पार्टिकल क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बाहर सीधे स्ट्रेट निकल जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन कर सकते हैं क्या आप, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गया, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो क्या है, एम्प्टी है। दूसरा, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं या उनके पाथ में डिफ्लेक्शन होगा। मीनिंग बोर्ड कि एक ऐसा सेंटर होगा किसी भी एटम में जहाँ पे हाई डेंसिटी उसकी होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसी को क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो क्या वो बात करें थॉमसन मॉडल से, अगर इसको रिलेट करें तो क्या एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या वो सीड की तरह, वाटरमेलन में क्या सीड की तरह एम्बेडेड रहेंगे कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अवेलेबल होंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, अच्छा इस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड कहीं कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पा रहे, जैसे कि इसका सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है, मैं ड्रॉबैक बोल दो या लिमिटेशन बोल दो इसको, वो क्या कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, वो एक क्या थ्योरी प्रपोज करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी अगर जो चार्ज है
अगर वो क्या करेगा, मूव करेगा, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी क्या करता रहेगा, लॉस करता रहेगा। ठीक है, एक थ्योरी है चार्ज के बारे में कि कोई भी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन के साथ, तो वो अपनी एनर्जी क्या करता रहेगा, लगातार लूज करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया था कि कोई भी एटम है तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा जहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, घूमते रहेंगे, लाइक अर्थ और सन सेंटर हो गया और अर्थ क्या कर रही है, लगातार उसको रोटेट कर रही है, रिवोल्यूशन वहां पे हो रहा है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, पार्टिकल अगर मूव होगा तो एनर्जी लॉस होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अगर एनर्जी लॉस करेगा तो क्या इसका जो पाथ है वो इस तरह से नहीं होता रहेगा बच्चा, ठीक है, अपने पाथ में इस तरह से लगातार चेंजेस आते रहेंगे, एनर्जी लॉस करता रहेगा। फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस से जाके हिट कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे ही कोलिजन होगा तो क्या इस एटम का एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं, एटम टूट गया ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गए, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे तो काफी दिक्कत हो गई। और यहीं पे अब दूसरी एटॉमिक मॉडल यहाँ पे बच्चा प्रपोज किए जाते हैं। तो आप, मैं शायद लेक्चर के फर्स्ट में आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम कई सारे एटॉमिक मॉडल्स का यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट थॉमसन मॉडल था, वो तो इनकरेक्ट ही है। सेकंड रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है, बट रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वो क्या बताते हैं कि नहीं, एक्चुअली वो रदरफोर्ड जो बोल रहे हैं वो सही भी है कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता रहेगा, ये बात भी सही है, बट रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बस कि अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो मूव करेगा तो एनर्जी लॉस करके तो हिट कर जाएगा ना। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट अलग अलग साइंटिस्ट, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे बात करेंगे और यही अपने को पढ़ना भी है। तो उनका क्या बेसिस वो ले रहे हैं, किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल में आपने को याद रखना है कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, और गोल्ड फॉइल अपन क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसको थिन क्यों ले रहे हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड। तो इसका क्विक रिव्यू अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करेंगे अपन नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। So that is all for the today. We will continue class on next session. Thank you. Bye bye. Do take care and please do revise. इसे जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है उसको आप NCERT से थ्योरी रीड करके आएंगे. Okay. So thank you for all.